दोस्तों ये नज़ारे हैं 19 और 20 मई की रात के, कि जब ईरान की तमाम सड़कों पर लोग निकल कर दुआएं मांग रहे थे। बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से उनके कानों में यह खबर पड़ जाए कि उनके लीडर यानी कि उनके मुल्क के जो सदर हैं इब्राहिम रईसी सलामत हैं। मगर दोस्तों लगातार 20 घंटे तक चलने वाले एक लंबे ऑपरेशन के बाद, रशिया और टर्की जैसे एडवांस मुल्कों के इन्वॉल्व हो जाने के बाद, टर्की के ड्रोन की मदद से जो रिजल्ट निकल कर आया, इसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी दुनिया को ही हिला कर रख दिया। देखते ही देखते पूरे ही ईरान के अंदर मातम छा गया, क्योंकि खबर यही थी कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की अपने तमाम साथियों समेत के, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल थे, एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। एक नामुमकिन जैसे माहौल में भी टर्किश ड्रोन ने ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर कैसे ढूंढा, इस पर तो बात होगी। मगर इससे पहले जरा इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। जानते हैं कि आखिर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ था, और क्या सच में इस पूरे मामले के अंदर इसराइल का और इसके एजेंसी मोसाद का कोई हाथ है, कि जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, या फिर इस मामले में तो कोई अंदर का खिलाड़ी ही बड़ा खेल कर गया। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान की खुद की अंदरूनी पॉलिटिक्स से इब्राहिम रईसी की मौत की वजह बनी हो, क्योंकि इनका कद तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। साथ ही साथ इस पर भी नज़र डालेंगे कि इब्राहिम रईसी तो चले गए, मगर अब आगे क्या होगा। आखिर किसके नसीब में आएगी इस ताकतवर मुल्क ईरान की सदारत की कुर्सी। ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर मौजूद एक नदी के ऊपर 2 बने हुए बांधों का इफ्तिताह किया जा रहा था। इस बांधों की मदद से ईरान और अजरबैजान दोनों ही मुल्कों के लगभग 40,000 लोगों को फ़ायदा मिलना है। इफ्तिताह तो हो ही रहा था, तो सोचा गया क्यों ना इस मौके को और भी ज़्यादा खास बनाया जाए। तो इसीलिए अजरबैजान की तरफ से वहाँ के सदर पहुँचे, जबकि ईरान की तरफ से भी यहाँ के सदर इब्राहिम रईसी और उनके फॉरेन मिनिस्टर और उसके अलावा इलाके के कुछ लोकल मिनिस्टर को भी साथ लाया गया। बड़ी ही चहल पहल और खुशी के साथ प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अजरबैजान के जो सदर थे वो अपनी कैपिटल सिटी वापस लौट गए, और दूसरी तरफ ईरान के मिनिस्टर भी अपने तीनों हेलीकॉप्टर की मदद से वापस आने लगे। वापस आते हुए ये लोग उसी तरह ही तब्रेज़ शहर की तरफ जा रहे थे कि जो आज के दौर में ईरान के ईस्ट में मौजूद इनका जो एक प्रोविंस है, जिसको अजरबैजान के नाम से जाना जाता है, इसकी कैपिटल सिटी है। मगर फिर हुआ ये कि सफ़र पर तो निकले 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन अपनी मंजिल तक सिर्फ 2 ही पहुंच सके, जबकि तीसरे हेलीकॉप्टर का बीच में ही कहीं पर कनेक्शन टूट गया। इस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ और ये अचानक से कहाँ गायब हुआ, इसका अंदाज़ा बाकी के 2 हेलीकॉप्टर को भी नहीं लग सका। और हैरानी की बात यह थी कि इसी हेलीकॉप्टर के अंदर ही ईरान के सदर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उसके अलावा जिस प्रोविंस में जा रहे थे यानी कि अजरबैजान, इसके भी मेन मिनिस्टर मौजूद थे। कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट टूटते ही ईरान की सारी सरकारी एजेंसियां फौरन अलर्ट पर आ गई। फौरन सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेड क्रॉस की 40 से भी ज्यादा टीमें काम पर लगा दी गई। IR जैसी यानी कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फौज है, इसने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस, फौज, सबको काम पर लगा दिया गया। मगर परेशानी की बात यही थी कि ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि एग्जैक्टली इस क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की लोकेशन क्या है। जिस बड़े इलाके में इन लोगों को इस हेलीकॉप्टर को ढूंढना था, वो मौसम के हिसाब से हद से ज़्यादा खराब है। वहाँ पर हद से ज़्यादा सर्दी तो रहती ही है, साथ ही साथ बारिश भी होती रहती है। इसके अलावा हर तरफ धुंध ही धुंध, यानी कि एक इंसान को अपने से 5 मिनट के बाद दिखना बंद हो जाता है। और मौसम की ये मुसीबत उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई कि जब कुछ घंटों के बाद ही रात का वक्त हो गया। तब तो मानो 5 मीटर तो दूर की बात है, बल्कि 2 इंसानों को आपस में एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो जाता है। ईरान का पूरा सिस्टम जहाँ पर एक तरफ घंटों तक ये सब कुछ कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के मीडिया में लगातार यही एक हेडलाइन चलाई जा रही थी कि इस हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है, जो कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा था। दरअसल हार्ड लैंडिंग का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा था ताकि दहशत फैलने से रोकी जा सके, वरना जिस तरीके से ईरान का माहौल बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था और दुनिया भर के एक्सपर्ट जिस तरह की बातें कर रहे थे टीवी पर बैठकर, इससे तो साफ तौर पर यही क्लियर हो चुका था कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। बस ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी रह गई है। वक्त के साथ इंतजार करते करते अब ईरान के लोग भी सड़कों पर निकल चुके थे। दुआएं मांगने के जो सीन मैंने आपको दिखाए, इस तरह के हजारों सीन सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे थे। ईरान की फौज और ईरान की कैबिनेट वगैरह की भी एमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी थी। इवन आखिर में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, इनको भी बयान जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने लोगों को पैगाम दिया कि परेशान ना हो, जो कुछ भी होगा इससे ईरान का जो सिस्टम है, ईरान की जो गवर्नमेंट है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा कि जैसे चलता आ रहा था। रात होने की वजह से जब ये सर्चिंग ऑपरेशन हद से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो टर्की की तरफ से भी एक ड्रोन और उसके अलावा एक नाइट विजन हेलीकॉप्टर, मतलब कि जो रात के अंधेरे में भी हर तरह से नीचे देख ले, और उसके अलावा 25 लोगों की टीम रवाना की गई,
20 मई की सुबह 5 बजते बजते अचानक से ये खबर आना शुरू हो चुकी थी कि घने पहाड़ों में टर्की का ड्रोन एक हीट वेव का सोर्स डिटेक्ट करने में कामयाब हो गया है। यानी कि एक ऐसी जगह कि जहां पर कोई चीज जली पड़ी है। हीट का सोर्स मिलते ही अब पूरे ऑपरेशन का रुख इस तरफ मोड़ दिया गया कि जहां पर टर्किश ड्रोन की तरफ से इशारा किया गया था। सुबह 8 बजे तक रेड क्रॉस की टीम इस क्रैश होने वाली हेलीकॉप्टर तक जा पहुंची। आने वाली पहली तस्वीरें देखकर ही क्लियर हो गया था कि वहां पर किसी भी जिंदगी का कोई आसार मौजूद ही नहीं है। यानी फिर ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया कि क्रैश होने वाले हेलीकॉप्टर की वजह से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों में जाहिर है सदर, फॉरेन मिनिस्टर समेत आधे तो लोकल मिनिस्टर ही थे, यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग, जबकि बाकी वो लोग थे जो या तो पायलट थे या फिर हेलीकॉप्टर के टेक्नीशियन वगैरह थे। वैसे दोस्तों, इसको आप लोग चाहे इत्तेफाक कहें, किस्मत का स्तंभ कहें या कोई साजिश कहें, जो चाहे वो कहें, लेकिन ये भी एक सोचने वाली बात है कि 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही एक्सीडेंट का शिकार हुआ, और वो भी वही हेलीकॉप्टर कि जिसके अंदर लीडर्स मौजूद थे, जबकि बाकी के बचे हुए दोनों हेलीकॉप्टर सलामती के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। इतने बड़े पॉलिटिशियन की जब इतने खतरनाक एक्सीडेंट में मौत हुई तो जाहिर है दुनिया को रिस्पॉन्स तो करना ही था। एज एक्सपेक्टेड रशिया और चाइना की तरफ से तो बहुत ज्यादा दुख का इजहार किया ही गया, बार बार, बल्कि रशिया ने तो खूब बढ़ चढ़ कर मदद करने का वादा भी किया जब सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि मदद की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी काफी गम और दुख का इजहार किया गया। जब हेलीकॉप्टर क्रैश गुम हो जाने की खबर आई थी तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरन ट्वीट किया था, और जब मौत की खबर आई तब भी पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि हम ऐसी घड़ी में ईरान के लोगों के साथ हैं। पाकिस्तान, मलेशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, कतर और इराक, इस तरह के सारे ही मुस्लिम ममालिक ने भी बहुत ज़्यादा गम और दुख का इजहार किया है। कुछ मुल्कों ने तो अगले कुछ दिनों तक गम मनाने का ऐलान किया है या फिर अपने झंडे को झुकाने का ऐलान किया है। बाकी हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप की तरफ से तो इसको अपना पर्सनल लॉस ही बताया गया है, जो लॉजिकली इनका पर्सनल नुकसान है भी। मगर दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर थ्योरीज बनना उस वक्त शुरू हुई कि जब अमेरिका और इसराइल जैसी बड़ी ताकतों ने इस पूरे मैटर पर चुप्पी साध ली। अमेरिका ने डेथ पर तो कुछ बयान नहीं दिया, बस शुरू में कहा था कि हाँ, इस पूरे मैटर पर हम लोग नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से भी ऑफिशियली हॉट रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, बल्कि जब मीडिया की तरफ से इनसे लगातार पूछा जा रहा था तो उन्होंने शुरू में ही कहना शुरू कर दिया था कि हाँ, वो मर चुके हैं, लेकिन इसमें हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग हैरानगी इस बात पर जता रहे थे कि अभी तो सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है, मगर इसके बावजूद भी इसके पॉलिटिशियन की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे थे कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन हाँ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इस वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी जन्म लेने लगी। हालांकि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सिर्फ एक ही नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग जहाँ एक तरफ इसराइल की ऊपर इशारे कर रहे थे, ट्विटर यानी कि एक्स वगैरह पर मोसाद को ट्रेंड कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो इस पूरे मैटर पर लोगों का ध्यान ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ खींचना चाहते थे। यानी इनके मुताबिक इसराइल ने ये सब कुछ किया है। इससे भी कहीं ज्यादा मूंगी ये भी हो सकता है कि ये ईरान में अंदरूनी तौर पर ही कोई बड़ी साजिश रची गई हो, और ये जितने भी लोग अंदरूनी साजिश का दावा कर रहे थे, इनका तर्क था दरअसल इब्राहिम रईसी का बढ़ता हुआ कद। क्योंकि ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी इस वक्त ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर इंसान हुआ करते थे, क्योंकि पहले नंबर पर तो सुप्रीम लीडर अली खुमैनी ही आते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे लगभग ये बात भी क्लियर हो चुकी थी कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के चले जाने के बाद इस पोजीशन के सबसे बड़े दावेदार इब्राहिम रईसी ही हैं, क्योंकि इनका कद हद से ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि इनसे पहले इस रेस में सबसे आगे जनरल कासिम सुलेमानी को माना जाता था, जिनका आज के दौर में ईरान को इतना ज्यादा ताकतवर बनाने में सबसे बड़ा हाथ था। मगर 2020 में अमेरिका की तरफ से किए गए एक हमले में इनकी जान चली गई थी, जिसके बाद 2021 में ही इब्राहिम रईसी साहब भी ईरान की सदर की गद्दी पर बैठ गए थे, और लगातार इनका कद भी बढ़ता गया और उन्होंने अपनी काबिलियत को ईरान और बाकी दुनिया में साबित किया। मौजूदा दौर में इब्राहिम रईसी साहब के अलावा इस सुप्रीम लीडर बनने की रेस में जो दूसरा इंसान बताया जा रहा था, इनका नाम है मुश्तबा खुमैनी। ये दरअसल सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बेटे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये थ्योरी चला रहे हैं कि किसी दौर में इब्राहिम रईसी को जानबूझकर सदर बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इनको नकारा साबित किया जा सके और रेस से बाहर किया जा सके। लेकिन इब्राहिम रईसी ने तो अपने आप को और ज़्यादा कामयाब साबित किया, और अब जब लगभग इब्राहिम रईसी का अली खुमैनी साहब के चले जाने के बाद अगला सुप्रीम लीडर बनना कन्फर्म हो चुका था, तब अचानक से इनकी इस तरह से हादसे में मौत हो गई।
मगर दोस्तों इस थ्योरी से डिसएग्री करने वाले लोगों का ये कहना है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि एक सुप्रीम लीडर बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए इनको अली खुमैनी साहब के जो बेटे हैं वो पूरा करते ही नहीं हैं। और पहले ही इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि IRGC जो कि एक तरह से ईरान की सबसे ताकतवर और मेन फौज है, वो बंद कमरों के अंदर इस बात का एहतजाज कर चुकी है, यानी कि वो फ्यूचर में सुप्रीम लीडर अली खुमैनी के बेटे को एक सुप्रीम लीडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वैसे भी वहाँ के सुप्रीम लीडर को तो एक बड़ी काउंसिल सेलेक्ट करती है और उस काउंसिल के मेंबर भी लोगों के वोट से चुनकर आते हैं। तो फिर मुमकिन माना जा रहा है कि वो काउंसिल ही इनके बेटे मुज्तबा खुमैनी को कबूल ही नहीं करेगी। अब अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई तीसरी और आखिरी थ्योरी के बारे में, कि जिसको हम लोग थ्योरी नहीं बल्कि अभी तक की खबरों के मुताबिक तो एक सच्चाई भी कह सकते हैं, तो वो है बिगड़ा हुआ मौसम। यानी सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से ही इस हेलीकॉप्टर का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूटा और उसके बाद वैसे ही क्रैश हो गया जैसे आमतौर पर दुनिया के बाकी इलाकों के भी होते रहते हैं। हालांकि इस तीसरी वाली थ्योरी को वो तमाम नज़ारे भी मजबूत साबित करते हैं कि जो हम लोगों के सामने उस वक्त आए कि जब यहाँ पर ऑपरेशन चलाया जा रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सारे जंगलों और पहाड़ों में किस तरह का मौसम दिखाई दिया था। अब बात करें अगर फ्यूचर की कि भाई इब्राहिम रईसी साहब तो चले गए, आगे क्या होगा, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर कुछ गड़बड़ पाया गया यानी बाहरी किसी ताकत का कोई हाथ पाया गया इस पूरे मैटर में, तो फिर क्या होगा ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत जल्द ही यानी अगले 2 महीने के अंदर ही ईरान के अंदर अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं कि जिसमें इनको अपना परमानेंट एक सदर मिल ही जाएगा। आज के इस अहम मुद्दे से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। बाकी वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।